हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी अगेन। दिस इज अनुभव दीपानी, योर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए डिटेल में सिलेबस कवर करने के साथ साथ जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सीरीज में हम लोग ये जो ज्योग्राफी पीवाईक्यूज हैं ईयर 2003 के उसको हम लोग डिटेल में आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक है आपका अजर्शन और एक है आपका यहाँ पर रीजन। तो अगर हम लोग अजर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है अनलाइक टेम्परेट forest, the tropical rain forest, if cleared, can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizer। तो पहला स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम लोग टेम्परेट फॉरेस्ट को अगर न देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बेसिकली पेड़ अगर काट दिए जाते हैं, जमीन अगर साफ कर दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, तो कई सालों तक बेसिकली बिना केमिकल फर्टिलाइजर के भी आप अच्छे से खेती वहां पर कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का आपसे पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट से ज्यादा अच्छी होती है। तो देखिए इसमें जो आर है दैट इज बेसिकली द रीजन, वो सही है यहां पर, लेकिन जो ए है, जो अजर्शन वाला स्टेटमेंट है, वो पूरी तरीके से गलत है, यानी कि ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका होगा डी। अब देखिए यहां पर सबसे पहले कहा गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर आप पूरी तरीके से साफ करते तो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छी जमीन बोली जा सकती है और फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर आप देखते हैं तो इसकी जो सॉइल क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, घटिया किस्म की होती है। इसमें बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आप यहां पर जो एग्रीकल्चर है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो टेम्परेट फॉरेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। यानी कि हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर बायोमास प्रोडक्शन के बारे में, और यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये काफी ज्यादा पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे अजर्शन और फिर हम लोग दूसरे नंबर पे यहां पर देखेंगे रीजन। सेम तरीके का यहां पर आपको एक और सवाल दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है एरियाज lying within 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड either side of the equator receive rainfall throughout the year। तो पहले में आपसे पूछा गया कि भाई इक्वेटर के दोनों साइड में, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में 5 to 8 डिग्री की अगर आप लैटिट्यूडनल साइड देखते हैं तो यहां पर आपको बेसिकली साल भर बारिश देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है, साल भर बारिश देखने को मिलती है क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन बेसिन सब वहीं पर है। और रीजन में आपसे दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है कि जो हाई टेम्परेचर होती है, जो हाई ह्यूमिडिटी होती है, वो बेसिकली रेनफॉल को कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट करती है इक्वेटर के पास। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है ए का। तो असर्शन में बेसिकली आपसे बोला गया था कि जो इक्वेटर के दोनों हेमिस्फीयर में हम लोग 5 से 8 डिग्री का जो हेमिस्फीयर का लैटिट्यूडनल रीजन देखते हैं, तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जो क्लाइमेटिक जोन है यहां पर ज्यादा बारिश होती है, साल भर बारिश होती है। बिल्कुल सही बात है, और यहां पर हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पाई जाएगी क्योंकि ये डोल्ड्रम में आता है 5 to 5 डिग्री नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगी तो टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर की विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, फिर ज्यादा बारिश होगी जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। अब तीसरा जो है क्वेश्चन फिर से अजर्शन लेवल पे ही आपसे पूछा गया है। अजर्शन में आपसे पूछा गया द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू द लैटिट्यूड, कि मतलब जिस लैटिट्यूड पे है, लैटिट्यूड पे ही डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना होगा। और दूसरा रीजन आपसे पूछा गया है कि मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो वाटर वेपर से, टेम्परेचर से कंप्लीटली रिलेटेड होती है। तो यहां पर बेसिकली दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आप जिस लैटिट्यूड पे होते हैं वहीं से समझ में आता है कि मॉइस्चर कितना होगा। क्योंकि अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में हैं तो सीधी सी बात है मॉइस्चर ज्यादा होगा। अगर आप इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ दूर होते जाते हैं तो आपका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से कम होता जाता है। पोलर रीजन में आपको एकदम कोल्ड और ड्राई विंड्स देखने को मिलती हैं, और यहां पर आप जिस लैटिट्यूड पे है वहां के टेम्परेचर पे ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वाटर वेपर जो है वहां पर बेसिकली मॉइस्चर को किस तरीके से होल्ड कर पाएगा। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चौथा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि बायोम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो किस में पाया जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है या जो रीजन है वो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता है। मतलब 29% ऑफ द वर्ल्ड रीजन जो है, फॉरेस्ट का वर्ल्ड का रीजन है 29%, वो आपको सीधे सीधे
टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे पाइन्स, फर्स, स्प्रूसेस, सदार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर आपको कोल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं, माइल्ड समर्स देखने को मिलती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको ज्यादा ये फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, जैसे चाहे आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें या फिर एशिया की बात करें। और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा निडल टाइप की जो लीफ है वो देखने को मिलेगी, ब्रॉड लीफ आपको नहीं देखने को मिलती यहाँ पर। वहीं अगर हम लोग टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां जो है वो झाड़ देते हैं, जैसे हम लोग ओक की बात करें या मैपल्स की बात करें। और यहाँ पर 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है, यानी कि बेसिकली मॉनसून क्लाइमेट के बारे में बात करता है, वेट और ड्राई सीजन के बारे में बात करता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो ट्रीज हैं वो ज्यादातर आपको टीक और साल के ही देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो सबसे ज्यादा फेमस बायोम है ही, जो हमें अमेजोन में, कॉन्गो में, बेसिन में, साउथ ईस्ट एशिया में कंसिस्टेंटली यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलता है, करीबन करीबन 10 to 30 डिग्री नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सीधी सी बात है, जो कलकत्ता है वो सबसे ज्यादा नजदीक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैलकाटा का अगर आप लैटिट्यूड देखते हैं तो वो करीबन 22.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका वो 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। यहाँ पर आप बेसिकली डायग्राम में भी देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरीके से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर रहा है, और कैलकाटा आपको यहीं पर देखने को एग्जैक्टली मिलता है। वहीं अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो इसका लैटिट्यूड आपको थोड़ा दूर देखने को मिलता है, 28.7 के आसपास। जोधपुर की बात करें तो 26.2 के आसपास। और वहीं नागपुर की अगर हम लोग बात करें तो 21.1 के आसपास आपको यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड है इसका देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। नंबर 1 इज लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज इंदौर एंड भोपाल। दूसरा कि जो औरंगाबाद का जो लैटिट्यूड का लोकेशन है वो वडोदरा और पुणे के बीच में है, और बैंगलोर जो है वो साउथवर्ड है चेन्नई के। तो यहां पर जो आपका सबसे पहला वाला स्टेटमेंट है वो बेसिकली यहां पर पूरी तरीके से जो है वो गलत होता है, और जो बाकी के दोनों स्टेटमेंट हैं यानी कि आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वो सही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 वो पूरी तरीके से सही है। क्योंकि देखिए अगर जबलपुर के हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो 79.9 के आसपास है, इंदौर का है 75.8 और भोपाल का है 77.4, यानी कि बेसिकली जो जबलपुर है इन दोनों के बीच में नहीं आता है। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गया। लेकिन वहीं अगर हम लोग औरंगाबाद का अगर देखें जो लैटिट्यूड है वो 19.8 है, जो वडोदरा के 22.3 और पुणे के 18.5 के बीच में आता है। वहीं अगर बैंगलोर भी देखें तो ये भी सही है, क्योंकि बैंगलोर के लैटिट्यूड को अगर आप देखें 12.9 और चेन्नई का आप देखें 13.08, तो ये बेसिकली बैंगलोर जो है वो स्लाइटली आपको थोड़ा सा साउथ में देखने को मिलता है। 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी में एक जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बेसिकली क्या है उसकी लेंथ के हिसाब से। तो देखिए गोदावरी जो है सबसे लंबी है 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर, तापी आपको 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। गोदावरी की अगर हम लोग बात करें तो 1465 किलोमीटर जो है ये महाराष्ट्र के बेसिकली जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है त्र्यंबकेश्वर, वहां से ये निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिच डाइवर्सिटी फ्लोरा फोना तो इसमें पाया ही जाता है, लेकिन इसे दक्षिण गंगा या साउथ गंगा के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर जो है वो 1312 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में जो ईस्टर्न रीजन है अमरकंटक प्लेटू का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और से होते हुए अरेबियन सी में ये गिर जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नर्मदा रिवर है ये बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया को नॉर्थ और साउथ इंडिया में अप्रॉक्स इक्वल तरीके से यहां पर डिवाइड करती है। वहीं अगर हम लोग महानदी की बात करते हैं तो ये 858 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और जो तमतम डिस्ट्रिक्ट है, जो वहां का सिहावा माउंटेन है, वहां से ये निकलती है और छत्तीसगढ़, ओडिशा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरकर डेल्टा बनाती है। वहां के इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस नदी पर हीराकुंड डैम जो है, जो लॉन्गेस्ट ईस्टर्न डैम है दुनिया का,
वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। और इस हीराकुंड डैम को हम लोग मीराकुंड डैम के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग तापी रिवर की बात करते हैं तो अगेन ये आपकी मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा रेंज है सेंट्रल इंडिया की, वहां से निकलती है। एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में बैतूल, वहां पर एक जगह है मुल्ताई नाम का एक तहसील है। मुल्ताई से बेसिकली ये निकलती है। 724 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में बेसिकली गिर जाती है और नर्मदा नदी के पैरेलल ही ये पूरी तरीके से बहती है। अब अगर हम लोग इसमें देखें, नेक्स्ट पूछा गया है कि आपसे एरिया वाइज कौन सा स्टेट यहां पर सबसे छोटा है, तो तमिलनाडु जो है वो एरिया वाइज आपको सबसे छोटा यहां पर देखने को मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश को अगर आप देखें तो 1,62,000 के आसपास इसका एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। गुजरात का करीबन 1,96,000 किलोमीटर है। वहीं कर्नाटका की बात करें तो 1,91,000 किलोमीटर, और तमिलनाडु को देखें तो सिर्फ 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ कि इसमें से कौन से शहर हैं जिनका जो एल्टीट्यूड है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑब्वियस सी बात है कि आपको बैंगलोर का देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट पर ये बेसिकली बसा हुआ है। तो मीन सी लेवल से यानी समुद्र के सतह से 920 मीटर की ऊंचाई पर है ये। दिल्ली जो है वो 216 मीटर की ऊंचाई पर है, जोधपुर 231 और नागपुर 310 मीटर की ऊंचाई पर है। 10th क्वेश्चन पे हम लोग फिर से पहुंचते हैं और अदर्शन और रीजन टाइप का जो क्वेश्चन है फिर से आपको यहाँ पर दिया गया है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, और रीजन है द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन दी वेस्टर्न कोस्ट। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट में आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ए सही है और आर यहां पर गलत है, क्योंकि अगर देखिए ईस्टर्न कोस्ट को अगर आप देखें तो सीधी सी बात है ज्यादा वहां पर चावल उगता है। चाहे आप वेस्ट बंगाल को देखें, ओडिशा को देखें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को देखें, तो ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, क्योंकि रेड और येलो सॉइल का, लेटराइट सॉइल का आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून आता है वो वेस्टर्न घाट को पहले हिट करता है, बाद में वो ईस्टर्न घाट को हिट करता है, इसलिए ईस्टर्न घाट में कम बारिश होती है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो आपको कहां देखने को मिलता है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी जो है कोची, ये आपका सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहां पर कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है उसके तौर पर यहां पर काम करता है। यहां पर शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइनिंग, शिप रिपेयरिंग जो है की जाती है। ये इतना बड़ा है कि यहां पर बेसिकली 1.1 लाख टन के जो वेसल्स हैं वो बिल्ड किए जाते हैं, और करीबन 1.25 लाख टन के जो वेसल्स हैं उनको यहां पर रिपेयर किया जाता है। वहीं अगर हम लोग विशाखापट्टनम की बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वो बेसिकली इसको पूरी तरीके से हैंडल करता है। विशाखापट्टनम या वाइजैग में बेसिकली यहां पर है। इसमें भी बल्क कैरियर्स, पेट्रोल वेसल्स और अलग अलग टाइप के जो शिप्स की रिपेयरमेंट है वो सारी की सारी आपको यहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग कलकत्ता की बात करते हैं तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL जो है वो आपको देखने को मिलता है यहां पर, और इसे गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा यहां पर पूरी तरीके से हैंडल किया जाता है। और यहां पर जो वॉरशिप्स हैं या इंडियन नेवी या फिर कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं उनको यहां पर तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम लोग इंडिया के सबसे बिजी पोर्ट मुंबई पोर्ट की बात करें तो इसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL इसको पूरा का पूरा मैनेज करता है। यहां पर भी आपको इंडियन नेवी और वॉरशिप्स जो हैं वो बनते हुए, बिल्ड होते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट, बोकारो का जो थर्मल पावर प्लांट है इन चारों में से कहां पर स्थित है उसके बारे में पूछा गया है, और ये बेसिकली स्थित है आपका झारखंड में, बोकारो में। ठीक है, क्योंकि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली इसको ऑपरेट करता है। टोटल अगर कैपेसिटी हम लोग देखते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 630 मेगावाट के आसपास की है, और इस रीजन की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी भी यहीं से मिलती है, और प्राइमरी कोल भी जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। और ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो आपको देखने को मिलता है ये दामोदर रिवर बेसिन पर ही बनाया गया है। इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी दोनों यहां पर होती है। नेक्स्ट हम लोग 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो विक्टोरिया वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर है। ये आपकी ज़ैम्बेसी जो रिवर है उस पर बेसिकली है। अब ये जो ज़ैम्बेसी रिवर है ये सदर्न अफ्रीका की बेसिकली एक रिवर है। ये ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, अंगोला इन बेसिकली देशों से होकर बहती है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफ्रीका की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और ये बेसिकली अपनी रिच वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और जो विक्टोरिया फॉल है वो बेसिकली इसी नदी पर है, और ये जो पर्टिकुलर विक्टोरिया फॉल आपको देखने को मिलता है ये ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे
इसकी बेसिकली बॉर्डर पर है, एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर बनाता है उसकी। वहीं अगर हम लोग अमेजॉन रिवर की बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलती है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसे, ब्राजील से बेसिकली होकर ही गुजरती है और सेकंड लॉन्गेस्ट है। देखिए लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट है, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो आपको नाइल रिवर देखने को मिलती है, करेक्ट। इसमें भी बेसिकली क्या है कि कुछ वाटरफॉल्स तो बनते हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़े वाटरफॉल्स नहीं है, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे वाटरफॉल एक ही जगह पर होना। वहीं अगर हम लोग मिसौरी रिवर की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में है ये, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो मिडवेस्ट जो है वहां पर है ये। और ये मिसौरी रिवर जो है ये मिसिसिपी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेंट लॉरेंस रिवर की बात करते हैं तो ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलती है, ग्रेट लेक्स जो है वहां से होकर गुजरती है और फाइनली अटलांटिक ओशन जो है उसमें जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेंट लॉरेंस रिवर है इसको वाटरवे या इनलैंड जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। अब चौथा 14th आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा देश है जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो है आपका अर्मेनिया, यानी अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि अर्मेनिया जो है वो बेसिकली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कैस्पियन सी से ये बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। वही लेकिन अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट इजराइल की बॉर्डर के बारे में आपसे पूछा गया है कि इजराइल अपनी कॉमन बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो इजराइल शेयर करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से, क्योंकि लेबनान जो है वो इजराइल के नॉर्थ में है, सीरिया नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्डन जो है वो ईस्ट में है और इजिप्ट जो है वो साउथ वेस्ट में है। अगर हम लोग एग्जैक्टली लेबनान की बात करते हैं तो इजराइल के एकदम नॉर्थ में है, और जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है इसको बेसिकली ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। सीरिया जो है वो इजराइल के एग्जैक्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, जो गोलन हाइट्स वाला रीजन है वो बेसिकली इसी के अंडर आता है। वहीं अगर हम लोग जॉर्डन की बात करें तो इजराइल के ईस्ट में ये बेसिकली स्टैब्लिश्ड है, जॉर्डन रिवर और डेड सी जो है वो बेसिकली आपको इसके किनारे पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वैसे इजराइल और जॉर्डन के बीच में भी डिस्प्यूट था टेरिटरी को बहुत ज्यादा, लेकिन 1994 में बेसिकली जो ट्रीटी हुई थी जिससे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को बेटर किया गया था, उसकी वजह से फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किंग हुसैन ब्रिज भी जो है क्रॉसिंग पॉइंट बनता है, और वादी अराबा बॉर्डर जो है वो भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट बन जाता है। वहीं अगर हम लोग इजिप्ट को देखते हैं तो ये इजराइल के आपको साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, सिनाई पेनिनसुला का जो रीजन है वो भी इसमें आता है। और जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन की ट्रीटी इजराइल और इजिप्ट के बीच में साइन हुई थी वो 1979 को हुई थी, और इसकी जो बेसिकली इन दोनों देशों की बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है उसे हम लोग ताबा बॉर्डर क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने 16th क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वो आपको देखने को मिलेगा बोलीविया, क्योंकि ये जो बोलीविया है साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, और ये ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू इनसे बेसिकली क्या है कि पूरी तरीके से घिरी हुई है। वैसे तो एक टाइम पे ये पैसिफिक ओशन को टच करता था, लेकिन 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में जो वॉर ऑफ द पैसिफिक हुआ है उसमें इस तरीके से डिवीजन हुआ है कि बोलीविया उसके बाद एक लैंडलॉक कंट्री बन गया। वहीं अगर हम लोग पेरू को देखते हैं तो ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये पैसिफिक ओशन के साथ एक लॉन्ग जो कोस्ट है वो शेयर करती है। सुरिनाम को अगर हम लोग देखें तो साउथ अमेरिका की एक कंट्री जो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करती है। और वहीं अगर हम लोग उरुग्वे को देखें तो ये भी साउथ अमेरिका की ही कंट्री है जो अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ये था आपके 2003 के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। उम्मीद है कि आपको इन पीवाईक्यूज से मदद मिलेगी और आप जल्द से जल्द अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। दिस इज अनुभव तिपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।